once again to our topic, that is introduction to marketing. Previously, we have seen the introduction to the concept marketing. Then we have seen definition. Also, we have completed few features and natures of marketing. In the previous lecture, we have seen few features that are systematic process, ideas, goods and services, target market, and the last one was all-purpose. So in this video, we will continue with the nature and features of market, starting up with the fifth point, that is marketing environment. Well, I hope you all know there are business environment for every business organization. There are basically two types of environment for a business, internal and external. Well, both the environments matters a lot for the business organization whenever there is a business decisions have to be taken. जैसा कि environment में जो भी factors है, business को affect करते हैं directly as well as indirectly. तो इन elements में या इन factors में कोई भी तरीके का अगर changes हुआ तो उसका effect business organization को देखने ही मिलेगा. जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को देखिए, अब लॉकडाउन चालू है, इस टाइम पीरियड में कोई भी कार्स या बाइक्स खरीदने के लिए कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी तरीके का प्लानिंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इनका एडवर्टाइजमेंट्स कम हो गया, इनको खरीदने का जो लोन्स वगैरह है वो भी उसका भी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं हो रहा है. तो जैसे ही एक एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजेस आया, कंपनी ने मार्केटिंग करने का तरीके को भी चेंजेस कर दिया. तो इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग करने के लिए हमें पहले एनवायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा. हमारा कॉम्पिटिटर का स्ट्रैटेजी क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें मार्केटिंग को डिजाइन करना पड़ेगा. जितना ज्यादा हम मार्केटिंग इन चीजों को हम लोग एनालाइज करेगा, उतना हम लोग परफेक्ट मार्केटिंग प्लान हम लोग क्या करेंगे, बिल्डअप करने में सक्सेसफुल होगा. हमारे लिए एनवायरनमेंट को जितना प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से स्कैन करके आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सस्टेन करने के लिए वैसे मार्केटिंग टेक्निक्स को इवॉल्व करेंगे एंड उसे इंप्लीमेंट करेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंट का. इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, इंटरनेशनल एनवायरमेंट हो गए एंड फाइनेंशियल क्लाइमेट, क्योंकि एक बिजनेस एनवायरमेंट इन सारे फैक्टर्स से सराउंडेड है. इनमें अगर थोड़ा भी कुछ भी चेंजेस हुआ तो मार्केटिंग में पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, कंपनी हैज टू फ्रेम द मार्केटिंग एनवायरमेंट. वेल, जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल्स का, अगर कार मेकिंग कंपनीज आज भी अगर सेम मार्केटिंग टेक्निक से लॉकडाउन में भी अगर वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर कंप्लीटली वेस्टिंग देयर मनी, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज. तो इसलिए उन्होंने अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या कर लिया है, फिलहाल टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए लोग से स्टॉप कर दिया है. वेल, मूविंग अहेड, अगर हम बात करेंगे तो इस डिफिकल्ट टाइम पे भी अगर कंपनीज ने प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट को प्रॉपर तरीके से जज नहीं किया तो कंपनी लॉसेस में होगा. सो दिस वाज मार्केटिंग एनवायरमेंट दैट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन before planning for the marketing activities, they have to scan, they have to identify all the environmental factors that can directly or indirectly affect their businesses. Moving ahead, our next point is integrated approach. Marketing environment या marketing जो भी हम लोग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं है. जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके लिए हम लोग को प्रोफेशनल का जरूरत है और खास ध्यान देना है. तो कंपनीज ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट. वैसे ही कंपनी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसे हमें ध्यान से देखना है कि वो सारी चीजें प्रॉपरली काम हो रहे हैं कि नहीं. इसलिए सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बनाया. जैसे कि फाइनेंस संभालने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसमें फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोफेशनल्स को हम लोग ने अपॉइंट किया है. एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से संभालने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. अब मार्केटिंग अकेले काम नहीं कर सकता है, उसे बाकी सब डिपार्टमेंट्स पे भी डिपेंड होना पड़ेगा. जैसे कि अगर कोई नए तरीके का मार्केटिंग एक्टिविटी करना है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंसेस प्रोवाइड नहीं करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है या फिर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता है. वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई इनोवेटिव आइडिया आया और उसने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, तो
तो जब तक वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप किया या कोई फीचर्स उनको ऐसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स मार्केटिंग स्टेट्स दैट every department is dependent on other departments in a business organization. So alone a marketing department cannot do all the things. So it is completely dependent on other departments of the same organization. So ये सारे departments अपने अपने कामों को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है लिंक, कनेक्ट करना या मिलजुल के काम करना। So marketing क्या करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड और भी अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर एस्टैब्लिश हुआ है कंपनी के अंदर, उन सबके साथ क्या करेगा, वो इंटीग्रेट करेगा और अपने कामों को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ह्यूज डिमांड क्रिएट हो गया मार्केट में प्रोडक्ट के लिए, बट अगर वही कम्युनिकेट नहीं हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है कि उसने उतना प्रोडक्शन नहीं किया जितना हम लोग ने डिमांड मार्केट में क्रिएट किया। So the demand and supply का जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस हो चुका है, तो इसके वजह से कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ेगा फाइनेंशियली एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। So this was integrated approach. That means every department has to integrate their efforts with the efforts of the other departments. Moving ahead, next point है societal interest. Well, मार्केटिंग जब भी हम लोग अगर इनिशिएट करेंगे तो हमें ये देखना है कि हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं या नहीं, या सोसाइटी के हिसाब से ही कर रहे हैं या नहीं। स्टार्टिंग में जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड मार्केट्स में हिट हुआ तो सब लोग को पता है कि सिर्फ पेट्रोल कार्स ही या पेट्रोल बाइक्स ही अवेलेबल थे। धीरे धीरे जब मार्केटिंग ज्यादा हुआ, डिमांड बढ़ने लगा प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसमें अलग अलग एक्सपेक्टेशंस आना चालू हो गया। कार का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो कार जो सिर्फ पेट्रोल वर्जन में था, धीरे धीरे डीजल वर्जन में भी आ गया। अब क्यों डीजल वर्जन में आया? क्योंकि लोगों को ऐसा मानना था कि पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होता है और ज्यादा माइलेज देता नहीं है, तो फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कि सोसाइटल इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनीज ने मॉडिफाई करना चालू किया प्रोडक्ट में, एंड उन लोग ने पेट्रोल वर्जन के साथ साथ डीजल वर्जन भी लाया। फिर बात हुई पोल्यूशन का, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा अवेलेबल हो गए मार्केट में कि ज्यादा सेल हो गया एंड पोल्यूशन बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे हमने एक और फ्यूल का हम लोग ने इन्वेंशन किया जिसके बेसिस पे कार ऑपरेट हो सकता है, वो है सीएनजी। अब फिर सीएनजी ओरिएंटेड मॉडल्स को हम लोग ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। सीएनजी फिर हम लोग ने देखा तो लोगों को फिर एक्सपेक्टेशन हुआ कि नहीं, इसमें और भी वेरिएंट चाहिए, क्योंकि हम लोग को सीएनजी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, क्योंकि कुछ कस्टमर सीएनजी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमने फिर इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिड कार्स, दैट इज पेट्रोल प्लस सीएनजी और पेट्रोल प्लस डीजल और डीजल प्लस सीएनजी। ऐसे वेरिएंट से हमने क्या किया, कस्टमर एज वेल एज सोसाइटी का वेलफेयर प्रैक्टिसेस की तरफ हमने ध्यान देना चालू किया, ताकि हम लोग एक एक कस्टमर के हम लोग को ध्यान दें और उन सब के नीड्स को हम लोग कंप्लीट करें। बाइक्स में भी अगर हम बात करेंगे तो नॉन गियर बाइक्स में होंडा ने सीएनजी एक्टिवा इंट्रोड्यूस किया, बट उसे एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो बेसिकली मार्केटिंग बोलता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है या फिर हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें पैसा कमाने के साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हम लोगों को सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, एनवायरमेंट भी सेफ हो और कंपनी भी पैसा बनाता जाए। तो ये है सोसाइटल इंटरेस्ट। बोलने का एक क्लियर इंटेंशन यही है कि मार्केटिंग इज नॉट ओनली फोकस ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन बट आल्सो फोकसिंग ऑन डूइंग द वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द सोसाइटी। सो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया जो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं बनाया जा रहा है, नहीं सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बट आल्सो टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उससे बस एक ही बात सामने नहीं आ रहा है कि मार्केटिंग हम लोग सिर्फ कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग हम लोग अलग अलग चीजों के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो मार्केटिंग के अंडर में कवर अप हो रहे हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रॉफिट्स होएगा तो ही बिजनेस को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। और प्रॉफिट्स मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि वो डायरेक्टली लिंक्ड किसके साथ है, सेल्स से, और सेल्स लिंक्ड है मार्केटिंग से। तो जब इन सारे चीजों को हम लोग अगर एक साथ लाएंगे तो ही बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड होगा।
सो अगर इफेक्टिव मार्केटिंग होगा तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बट ऑब्वियस बिजनेस ट्राई करेगा अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। तो उसके अंदर वो क्या क्या कर सकता है, जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन करेगा। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, और भी ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज लाएगा, जिससे उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो, उसके प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज्यादा बढ़े, और भी ज्यादा कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने का। क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट पेनिट्रेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इजी हो जाएगा कंपनीज को मार्केट में ऑपरेट करने के लिए। मार्केट पेनिट्रेशन से एक चीज हमने नोटिस किया है कि कंपनी ने अपना सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और ऑनलाइन गुड्स बेचने वाले, हमेशा ये लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये लोग ट्राई कर रहे हैं जितना ज्यादा ये लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे मार्केट्स में, उतना ही ज्यादा इनका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। तो इन शॉर्ट बिजनेस एक्सपांड कैसे हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज को हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही हमारा बिजनेस भी एक्सपांड होगा। अब इंडिया में रहते रहते बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। वैसे इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसेस सिर्फ मार्केटिंग की वजह से इंडिया में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अलीबाबा जो एक वेबसाइट है ऑनलाइन, एक चाइना का जो ब्रांड है, वो इंडिया में भी ऑपरेट करता है। यहाँ पे बैठे बैठे हम अगर देखा जाएगा तो उनके मार्केटिंग की वजह से हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गुड्स अवेलेबल है, हम इंडिया में भी ऑर्डर करके इंडिया में भी डिलीवरी ले सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, मार्केटिंग की वजह से उनके गुड्स आज अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है एंड लोग उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। दूसरा जो एक्सपांशन ऑफ बिजनेस है वो है मार्केट डेवलपमेंट, मतलब न्यू न्यू मार्केट्स में एंटर होना। अब जैसे कि अमूल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अमूल ने मार्केट पेनिट्रेशन कैसे किया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उन लोग ने अपना प्रोडक्शन का वीडियो बना दिया एंड अपलोड कर दिया। अलग अलग जो चैनल्स है उसमें अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को अपलोड कर दिया वीडियो बना के। फिर धीरे धीरे जैसे ही मार्केटिंग लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो नए नए मार्केट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। क्यों हमने अमूल को एक टैग दे दिया कि एशियाज लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसने इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी, मतलब हमारे जो भी नेबर कंट्रीज है, वहां पे भी उसने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया है। That is tapping into new markets is again one of the benefit that we can retrieve or derive from marketing activities. जैसे जैसे हम लोग मार्केटिंग के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करेंगे, हम नए नए मार्केट्स डेवलप करेंगे। अमूल ने रूरल के साथ साथ अर्बन एरियाज को भी कैप्चर कर लिया है। अर्बन एरियाज में आज ऑलमोस्ट हर एक हाउसहोल्ड ज्यादा करके, जब भी डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो लोग अमूल को ही प्रेफर करते हैं, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। सो मार्केटिंग ने कहीं ना कहीं अमूल ब्रांड को बहुत हेल्प किया है नए नए मार्केट्स को डेवलप करने के। एग्जांपल हम लोग पार्ले का भी ले सकते हैं। पार्ले देखा जाएगा तो कन्फेक्शनरीज के साथ साथ बिस्किट्स में भी है, तो बिस्किट्स कन्फेक्शनरी सब में इन्वॉल्व है वो। आज रूरल एरियाज के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी जब भी मैं ग्लूकोज बिस्किट का बात करूं तो सिर्फ पार्ले ब्रांड ही हाईलाइट होता है, उसे कोई कंपटीशन नाम का कोई भी है ही नहीं वहां पे। आज वो स्मॉल पैकेट्स के साथ साथ अगर देखेगा तो बड़े बड़े पैकेट्स भी बनाता है। तो उसने क्या किया है, अपने बिजनेस को रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में भी उसने अपने आप को क्रिएट किया है। पार्ले का एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है, दैट इज फ्रूटी। फ्रूटी को उसने इतना ज्यादा डेवलप किया है कि रूरल एरियाज में उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए उसने स्मॉल पैक्स भी लाना स्टार्ट कर दिया था बीच में। जो 3 रुपीज से स्टार्ट होता था, 5 रुपीज का भी था, बट अभी उसने सबको स्क्रैप कर दिया क्योंकि रूरल एरियाज में उसे कोई नहीं खरीद रहा है। बट रूरल एरियाज में डायरेक्टली 10 रुपीज वाला भी पैक खरीद रहे हैं। दैट इज, देखो कैसे कि ये लोग मार्केट्स को और भी कैप्चर कर रहे हैं, एक ही मार्केट में नहीं रह रहे हैं। मार्केटिंग की वजह से इनका डिमांड नए नए मार्केट्स में क्रिएट हो रहा है, और उन मार्केट के हिसाब से लोग प्रोडक्ट को डेवलप भी कर रहे हैं एंड वहां पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट के साथ साथ अभी ये लोग प्रोडक्ट डेवलप भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, अब नया मार्केट आया है तो मे भी नया रिक्वायरमेंट होगा कस्टमर का, नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा तो नया प्रोडक्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग मार्केट एज वेल एज न्यू मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स लाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बिजनेस को अगर हम लोग को बढ़ाना है तो प्रोडक्ट लाइन में और भी ऐड करना पड़ेगा। अमूल का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन बटर अवेलेबल था, बट जैसे जैसे वो लोग न्यू मार्केट्स में गए तो उसके अंदर लोग ने कोई ना कोई तरीके का वेरिएंट्स लाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि गार्लिक एंड हर्ब्स। आइसक्रीम्स में फ्लेवर्स ला दिया, चीज में वेरिएंट्स ला दिया, बटर मिल्क
अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स उसने नए मार्केट के और एग्जिस्टिंग मार्केट के कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। हम मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू नया प्रोडक्ट हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? दो पर्पस है, या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो न्यू मार्केट में जो न्यू कस्टमर है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। हम ये बहुत टाइम रियलिटी में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम कभी कभी कोई ब्रांड इसलिए ट्राई करते हैं क्योंकि उनका कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है। प्रीवियसली हम वो ब्रांड को ऑप्ट नहीं करते थे, बट ड्यू टू ओनली अवेलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड, हम लोग कभी कभी उस ब्रांड को हम लोग ऑप्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो शायद से कस्टमर हमारा ब्रांड्स नहीं खरीद रहा है, बट ड्यू टू हमने जो न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया, मे बी हमारा कॉम्पिटिटर ने वैसा कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया, इसीलिए सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ट्राई आवर प्रोडक्ट। एंड एक बार उसने अगर हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया तो ऐसा हो सकता है कि वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स पे ट्राई करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग प्रॉपरली करोगे तो हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड कैसे होगा? न्यू मार्केट्स भी हमारे पास आ जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और न्यू इनोवेटिव तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज को हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो है कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ाना। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम लोग ने दे दिया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट जब करूंगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मैं इजीली अचीव करने के लिए उसे आसान मतलब या इजी लगना स्टार्ट होगा। अब नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये हम सब जानते हैं, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, स्टेडीली एंड स्टेबल तरीके से मेरा प्रॉफिट्स रेगुलर इंटरवल में बढ़ता ही जाए। क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल या फिर एक सेम मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि डेली या फिर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में उसका प्रॉफिट्स बढ़े। तो ये हेल्प कौन करता है प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए? वो करता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया और उसको इंप्लीमेंट किया तो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, वो हो जाएगा। दैट इज पहले हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखता था, बट अगर प्रॉपर स्ट्रेटजीज फ्रेम किया, कॉम्पिटिटर को अगर हम लोग ने एनालाइज कर लिया और हमने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया, तो ऐसा हो सकता है कि हमने टफ कंपटीशन दिया, हमारा डिमांड क्रिएट हो गया, सेल्स बढ़ गया और सेल्स हुआ तो हमारा प्रॉफिट्स भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। इसलिए मार्केटिंग को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें उसे प्रॉपर तरीके से फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो मार्केट में अल्टीमेटली हमारा शेयर भी बढ़ जाएगा। अब ये मार्केट शेयर क्या होता है? जैसे कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था, मार्केट शेयर का मतलब होता है कि मार्केट में जो भी हमारे अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमारे जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, तो हमारा मार्केट में कौन से रैंक पे है सेल्स के मामले में? क्या हमारा कॉम्पिटिटर हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा सेल कर रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा सेल कर रहे हैं? तो वैसे ही रैंक वाइज हर प्रोडक्ट को मार्केट में शेयर मिलता जाता है। जैसे कि चॉकलेट्स के मामले में कैडबरी का मार्केट में ज्यादा शेयर्स है, और वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर बात करेगा तो टोयोटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा, इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है क्योंकि इनका सेल्स ज्यादा है। सो डिपेंडिंग अपॉन सेल्स मार्केट में हर एक ब्रांड का क्या बन जाता है, मार्केट शेयर बन जाता है। तो तुम प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करो, मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी से हम लोग का कॉर्पोरेट इमेज भी इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या होता है, कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का ब्रांड वैल्यू। अब इसमें ऐसा होता है कि जितना तुम मार्केटिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज रहोगे एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज में तुम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, कंपनी का इमेज और भी क्या होगा, इंप्रूव होता जाएगा, दैट इज डेवलप होता जाएगा। तुम जितना कॉर्पोरेट इमेज एनहांस करोगे उतना ही क्या होगा, पब्लिक से या फिर कस्टमर से ट्रस्ट तुम लोग क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और जितना तुम लोग ट्रस्ट गेन कर लिया उतना ही क्या होगा, सेल्स भी बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव ब्रांड इमेज। जितना प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, पता है क्या, सेल्स भी बढ़ना स्टार्ट होगा। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक एसेंशियल रोल यही है कि कुछ भी करके प्रोडक्ट का इमेज मार्केट में क्या करें, उसको इंप्रूव करते जाए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा ब्रांड का इमेज होगा उतना ही हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। अमूल मिल्क, अमूल का जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ब्रांड इमेज इतना ज्यादा हाईलाइटेड है और इतना इंप्रूव्ड है कि हम लोग ब्लाइंडली उस प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीदते हैं। इंडिया में ऐसा माना गया है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और कस्टमर्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड अमूल है व्हेन इट कम्स टू डेयरी प्रोडक्ट।
सैंडविच वाले जो भी फास्ट फूड कॉर्नर्स है ज्यादा करके अमूल ब्रांड्स को यूज करते हैं ड्यू टू इट्स इम्प्रोवाइज्ड ब्रांड इमेज इन द मार्केट। अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो इससे फायदा क्या होता है अल्टीमेटली, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने मैगी के बारे में बात किया था, जैसे ही मैगी के ऊपर बैन हुआ था, लेकिन जैसे ही कम बैक किया ड्यू टू ब्रांड लॉयल्टी कंपनी को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एंड उसने अपना सेल्स को फिर से पिकअप किया, अपना पूरा जो भी प्रॉफिट था उसने रिकवर, लॉसेस था उसको रिकवर कर लिया एंड फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में आगे आ गया। तो दैट मींस प्रॉपर मार्केटिंग से ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ब्रांड लॉयल्टी, ये भी कवर हो जाएगा। दैट इज कस्टमर हमारा ही ब्रांड प्रेफर करेगा whenever he wants to buy a product. So organizational objectives क्या था? Increase in profits, increase in market share, improvising in the corporate image, improvising in brand image and enhancing brand loyalty. All these can be achieved due to only by only one department, and that is marketing department. Our next point is customer satisfaction. Well, there are various levels of customer satisfaction that we can see. Due to marketing, we can make sure and we can easily identify whether our customer is satisfied with our services and with our product or not. Well, there are 4 types of satisfaction levels that we can set for knowing whether our customer is happy with our product and services or not. That can be, a customer can be satisfied तब होता है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो गया जब हमने जो प्रॉमिसेस किए थे कस्टमर को, अगर हमने वो सारे प्रॉमिसेस कंप्लीट किया, या फिर कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसके सारे एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो गए, तो कस्टमर हमारा क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। मतलब उसने जो पर्पस के लिए उसने जो गुड्स खरीदा था, अगर वो उसका पर्पस सॉल्व हो गया तो द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। द नेक्स्ट इज डिससैटिस्फाइड, मतलब जब कस्टमर ने जो पर्पस के लिए प्रोडक्ट खरीदा वो पर्पस सॉल्व हुआ ही नहीं, मतलब वो डिससैटिस्फाई हो गया, उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, उसका रिक्वायरमेंट जो भी था प्रोडक्ट से वो फुलफिल नहीं हो गया, सो अल्टीमेटली आवर कस्टमर हैज बीन डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट इज डिलाइटेड। व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइटेड? डिलाइटेड का मतलब होता है कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा क्या हो गया, मालूम है क्या? कस्टमर को सर्विसेज मिल गया। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसका नॉर्मली 1 ईयर का वारंटी होता है, but due to some promotional tactics, company has given a customer an extended 6 months warranty. So customer will be delighted that without paying a single penny, he is getting 6 month extended warranty on his mobile phone. So ये होता है delighted customer, जिसने जो expect किया था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया। अब लास्ट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? एस्टोनिश्ड, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं गुना ज्यादा उसको सर्विसेज मिल गया है कंपनी की तरफ से, तो उसे हम लोग बोलेंगे एस्टोनिश्ड। मतलब डिससैटिस्फैक्शन लेवल का एकदम पीक पॉइंट है जहां पे कोई और रीच नहीं कर सकता है। एग्जांपल वही लेते हैं कि 6 मंथ के साथ साथ एक्सटेंडेड 1 ईयर अगर वारंटी मिलता है तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड विद एस्टोनिश्ड वे। सो दैट मींस मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं, और इसी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, डिससैटिस्फाइड है, डिलाइटेड है या फिर एस्टोनिश्ड है। तो इन सब चीजों को हम लोग अगर पता लगाना है तो वो मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और ये सब कैसे पता चलेगा? एक सिंपल प्रोसीजर है जो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे, बट अभी एक छोटा सा वे में हम लोग बता देते हैं, दैट इज फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म देते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग देख सकते हैं कि कस्टमर हम लोग को रिव्यूज देता है हमारे प्रोडक्ट को, आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10 रैंकिंग्स देता है। अगर उसने 5 आउट ऑफ 5 दिया, दैट मींस ही इज सैटिस्फाइड और ही इज डिलाइटेड, और इवन आई कैन से ही इज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड कैसे होगा? हमारे प्रोडक्ट को अगर वो प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब है वो एस्टोनिश्ड है, डिलाइटेड है, और सैटिस्फाइड है तो अच्छा रिव्यू देगा और हमारा माउथ पब्लिसिटी से हमारे प्रोडक्ट को और भी वो प्रमोट करेगा। इसीलिए कस्टमर को सैटिस्फाई करो अपने प्रोडक्ट से। और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनोवेटिव एक्टिविटीज के थ्रू मार्केटिंग को कंडक्ट कर रहा है तो हमारे लिए वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन के मामले में हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वैसे ही अगर हमारे पास स्किल्ड पर्सनल्स है मार्केटिंग करने के लिए तो वो हम लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। कभी कभी हम लोग मार्केट में देखते हैं कोई ब्रांड नॉट ड्यू टू इट्स मतलब हम कंपनी की वजह से नहीं चल रहा है, बट उसके मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कंपनी का मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है। तो इसीलिए कभी कभी कोई कंपनी के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग टैक्टिक्स उसके लिए कॉम्पिटिटिव या स्ट्रॉन्ग एडवांटेज या एक एलिमेंट बन जाता है, और कंपनी उसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू अपने सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है? कंप्लीट करता है।
ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा स्टाफ है या एक ऐसा पर्सनल है जो इतना प्रोफेशनल है कि वो हमेशा न्यू न्यू डिजाइन्स को इनोवेट कर रहा है एंड हमारे कंपनी के लिए नए नए डिजाइन्स को आया है। जब हमारे पास जावा एंड सिम्बियन फोन्स थे, नोकिया हमेशा एक न्यू मॉडल के साथ आता था, और ऐसे मॉडल्स जो आज की दुनिया में हम लोग देखने के लिए नहीं मिलता है। आज सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्टफोन होता है, एक लॉन्ग स्क्रीन के साथ, एक नॉच के साथ, ज्यादा इतना ही होता है, या कैमरा का जो पोजीशन है कैमरा लेंस का वो चेंज होता है। बट एक टाइम था जब मोबाइल वर्ल्ड में हम लोग नए नए डिजाइन देख सकते थे, और ये सब पॉसिबल कब होता है जब हमारे पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में है। नए नए प्रमोशन स्कीम्स को लाना, प्रमोशन स्कीम्स जैसे कि ऑफर्स लाना, बाय वन गेट वन फ्री और बाय टू गेट टू फ्री, ऐसे नए नए प्रमोशनल ऑफर्स या डिस्काउंट्स देना, बाय टू गेट 30% ऑफ, ऐसे कुछ प्रमोशनल स्कीम्स है जिसके वजह से क्या होता है पता है कि सेल्स हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये सब कौन लाता है? हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट लाता है, और ये सब ही हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। और लास्ट मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सक्सेसफुली एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया हमारे कस्टमर के साथ और रेगुलर टच में है, तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हमारा सेल्स हमेशा एक हाई लेवल पे ही होगा, एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटर्स जो भी स्ट्रैटेजी लाएंगे उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो लोग फेल होता देख सकते हैं, अगर हमने इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो। दैट इज प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, न्यू डिजाइन्स रेगुलर इंटरवल में इंट्रोड्यूस करना, प्रमोशनल स्कीम्स को लाना और कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना। इन सारी चीजों को अगर हम लोग ध्यान देंगे और इनको अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स बना लेंगे, तो आई चैलेंज कंपनी को मार्केट में सरवाइव करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, और वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, एक टफ कंपटीशन भी देगा। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। Our next point is corporate image. Well, corporate image अगर हमारा इम्प्रोवाइज हो गया, एनहांस हो गया मार्केट में, तो हम लोग ट्रस्ट जीत सकते हैं कस्टमर का, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा। वेल, ये पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंपनी। वेल, टाटा कंपनी ने ट्रस्ट एज वेल एज कॉन्फिडेंस दोनों ही गेन किया हमारे सोसाइटी में, इसीलिए उसके प्रोडक्ट्स इजीली मार्केट में क्या होता है, सेल पे चले जाते हैं। प्लस हमारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स या जो भी अदर स्टेक होल्डर्स है, वो भी हमें टाटा कंपनी को बहुत एफिशिएंटली सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग इट्स टफ टाइम, आल्सो ड्यूरिंग इट्स गुड टाइम, क्योंकि फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी। If finances are not available on the time, then the company may face a lot of problems. So corporate image अगर enhance होता है और मार्केटिंग की वजह से ये इम्प्रूवाइज होता जाता है, तो हम लोग मार्केट में ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, कस्टमर के बीच में कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हैं, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स को हमारी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में वो इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ हमारे जो रिटेलर्स, होलसेलर और रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, इनसे भी हमारा कॉपरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब इनको पता होता है कि हमारा कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में अच्छा है, तो इनकी तरफ से वेरियस तरीके से हम लोग को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई रिटेलर, कोई होलसेलर हम लोग को एडवांस में पेमेंट दे देगा, और वही एडवांस हमारे लिए क्या हो जाता है, एक वर्किंग कैपिटल के लिए। तो कंपनी को कोई और तरीके से कैपिटल लाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डीलर्स और सप्लायर्स दोनों हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। सप्लायर हम लोग को क्रेडिट पे क्या देगा, रॉ मटेरियल दे देगा, और डीलर्स हम लोग को क्या करेगा, एडवांस में पेमेंट दे देगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करेगा, तो कॉर्पोरेट इमेज से कंपनी को प्रोडक्शन करने से पहले से लेके प्रोडक्शन करने के बाद जो सेलिंग पॉइंट है, सब तरीके से उसको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। So this is all about corporate image. You enhance your corporate image, you develop your corporate image, you will gain trust, you will gain confidence in the market from the customer, and your sales will be on a high scale. So ये सब possible क्यों है? ये सब possible है only because of one thing, that is marketing, and integrating the efforts of the marketing department with the efforts of the other with the other departments of the business organization. So ये features and nature of जो marketing है, ये सिर्फ कुछ ही है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मार्केटिंग में इंक्लूडेड है, बट हम बस ये 12 पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। एक बार हम लोग एक ओवरऑल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग ने क्या क्या एक्चुअली स्टडी किया है। दैट इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ marketing. It was a systematic process using of marketing mix. We can continue the marketing activities in our business organization to give a tough competition in the market and to survive in the markets. We can also market
ideas as well as goods and services in the market. That is tangible goods we can sell in the market, intangible goods also we can promote any initiative taken by government or any business enterprise. Moving ahead, target market, that is selection of a proper market is also important during our marketing activities. If you are not selecting a proper market, then you may end up by failing your product after launching in the market. All pervasive, that means marketing is also used by non-business organization and business organization. हर business organization, भले वो small scale हो, large scale हो, business organization with profit, non-business non-profit association भी हो, उनको marketing करने का जरूरत पड़ता है. Marketing environment, marketing हम लोग को करने से पहले हम लोग को हमारे environment को analyze करना है, identify करना है, क्या-क्या changes है, और उसी changes के हिसाब से हम लोग को हमारे marketing techniques को use करना है. Integrated approach, that means हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश्ड है या क्रिएटेड है उनके साथ उनको क्या करना है, अपना एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है. सोसाइटी इंटरेस्ट मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं है, सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना नहीं है, बट हमको क्या करना है, सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है. जिसका हम लोग ने एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, सीएनजी कार्स, डीजल कार, पेट्रोल कार और हाइब्रिड कार्स को भी हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में हमने देखा था कि क्यों मार्केटिंग एक्टिविटीज के वजह से हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, मार्केट में कैसे पेनिट्रेशन कर रहे हैं, हम लोग मार्केट में कैसे डेवलप कर रहे हैं, मार्केट में हम लोग कैसे न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स, इम्प्रूवाइजिंग द कॉर्पोरेट इमेज, इम्प्रूवाइजिंग इन ब्रांड इमेज, और जितने भी अदर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग मार्केटिंग की वजह से क्या कर रहे हैं उनको अचीव कर रहे हैं. Customer satisfaction, different level of customer satisfaction that we have seen. A customer can be satisfied, a customer can be dissatisfied, a customer can be delighted with the services, a customer can be astonished with the services or with the things that we are providing to the customer. How a marketing can be one of the competitive advantage for business enterprises. How a company can use its marketing techniques to remain in the market and to give a tough competition to his customers or to his competitors. Sorry. And the last one is corporate image. How from all these things we can improvise and we can gain the trust and confidence of the customers. ये सब चीजें हम लोग मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं और ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है. Well, thank you. Stay home, stay safe, and keep learning.